फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैगजीन शार्ली एब्दो के ऑफिस पर हमला करने वाले 3 संदिग्ध आतंकवादियों में से एक आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया है। समाचार एजेंसी एएफपी के हवाले से यह खबर आई है। पूरे विश्व में शांत माने जाने वाला पेरिस नगर आज एक बार फिर आतंकवाद का शिकार हो गया। पेरिस में लगातार दूसरे दिन भी एक बंदूकधारी ने हमला किया। शहर के दक्षिणी इलाके में हुई इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत नाजुक है। हमलावर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। बाद में मेट्रो से भागते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूर्वी फ्रांस के लियोन शहर में एक मस्जिद के पास बम धमाके की खबर आई है। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। इससे पहले मीडिया दफ्तर पर हमला करने वाले एक आतंकवादी ने पेरिस पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि 3 आतंकवादियों ने हमला किया। हमलावर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए मैगजीन के दफ्तर में घुस गए थे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 10 पत्रकार समेत 12 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के गांधीनगर में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया को भारतीयों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब संभावनाएं तलाशने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रवासियों से किए गए वायदों को बीजेपी ने पूरा किया है। बुधवार से शुरू हो चुके 13वें प्रवासी भारतीय दिवस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी प्रवासी भारतीयों का गुजरात स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि विश्व में जहां जहां संभावनाएं थी, भारतीयों ने अपनी जगह बनाई। आज विदेशों में सिर्फ प्रवासी भारतीय ही नहीं बल्कि पूरा भारत बसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय बदल चुका है। अब हमारे देश में ही अपार संभावनाएं हैं। अब भारत की धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अब संभावनाओं की तलाश में आपको विदेश नहीं जाना होगा। मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने देश को वैश्विक बना दिया है। सरकार ने देश को बदलने के लिए प्रवासी भारतीयों से स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों में पूंजी निवेश करने का भी अनुरोध किया। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं नरेश शर्मा, दिल्ली। सितंबर के महीने में जिस तरीके से बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से जो भयानक सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर आए थे और जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया था कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से उन्हें उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा आएगा। और अब बाज़ाब्ता तौर पर यह सिलसिला शुरू हुआ है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का मानना है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से चेक्स का आना शुरू हो गया है। भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर बाढ़ प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता मिलना शुरू हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के तहत ही ये सहायता दी जा रही है। आपको बता दें कि 2014 सितंबर में बाढ़ आई थी और उस वक्त पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता देने का वायदा किया था। बता दें कि इस योजना के तहत 1 लाख उन लोगों को मुहैया कराए जाएंगे जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। 50,000 रुपए उन लोगों को जिनके कच्चे घर तबाह हो गए थे और जो ज्यादातर रूरल एरियाज में रहते हैं। बताया ये भी जाता है कि पूरी तरह से वेरिफिकेशन होने के बाद ही प्रभावितों के बैंक अकाउंट में ये अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी 44,000 करोड़ का राहत पैकेज देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक ये पैकेज पीड़ितों तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर 44,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा गया था ताकि बाज़ाबातकारी का प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए, लेकिन एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक की तरफ से अभी इस मसले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि 44,000 करोड़ रुपए का जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। 12 घंटे 12 रिपोर्टर के लिए मैं श्रीनगर से कैमरा पर्सन सईद मंजूर के साथ इशफा गौहर। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी ने मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करने वाली हिंदू लड़कियों को हिंदू धर्म में वापस लाने का अभियान तेज कर दिया है। विहिप ने कहा है कि लफ्ज़-ए-हद को भी घर वापसी जैसे मुद्दे में शामिल किया जाना चाहिए और विहिप ने इस अभियान को और तेज करने के लिए इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर को टारगेट किया है।
विश्व हिंदू परिषद ने हिमाचल प्रदेश में इस अभियान को शुरू करने की कोशिश की है। इसके लिए करीना कपूर खान की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के मुखपत्र हिमालय ध्वनि के संपादकीय में लव जिहाद और धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण का मुद्दा उठाया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के खिलाफ अपने मुखपत्र के कवर पेज पर आधे बुर्के में करीना की तस्वीर छापी है। करीना की तस्वीर से विश्व हिंदू परिषद का यह मुखपत्र विवादित बन गया है। विश्व हिंदू परिषद के मुखपत्र के कवर पर करीना कपूर खान की तस्वीर छापे जाने के सवाल पर पत्रिका की संपादक और विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी की क्षेत्रीय संयोजिका रजनी ठुकराल ने कहा है कि करीना सेलिब्रिटी है, इसलिए उनकी तस्वीर छापी गई है। युवा उन्हीं से प्रेरित होते हैं। वे सोचते हैं कि जब ये ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। गौरतलब है कि करीना ने साल 2012 में एक्टर सैफ अली खान से शादी कर ली थी। तो दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान का कहना है कि वो धर्म या जाति में विश्वास नहीं रखती हैं। वो विश्वास रखती हैं तो सिर्फ प्यार में रखती हैं। उनके लिए लव जिहाद कुछ भी नहीं है और ना ही वो इस बारे में सोचना चाहती हैं और ना ही वो इसे मानती हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए गीतोदय, दिल्ली। ई रिक्शा को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय राजनीति करते आए। अब ये राजनीति थमती नजर आ रही। ई रिक्शा को लेकर लगा प्रतिबंध अब खत्म होता नजर आ रहा है। दिल्ली में आगामी कुछ दिनों में घोषित होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक और राजनीतिक दांव खेला है। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में बंद पड़े हजारों ई रिक्शा को फिर से सड़कों पर दौड़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नए मोटर वाहन एक्ट को मंजूरी दे दी है और इसके लिए बकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी है। नया कानून आने के बाद अब जल्द ही राजधानी की सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ते हुए नजर आएंगे। ई रिक्शा चालकों के लिए राहत का ऐलान होने के साथ ही अब पीड़ित परिवार भी बीजेपी का रुख कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ई रिक्शा चलाने वाले कई चालक और उनके परिवारों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ई रिक्शा के चलन को लेकर केंद्र सरकार के नए फरमान के बाद जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा लाभ मिलेगा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के हाथ से चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा भी हाथ से निकल चुका है। देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ई रिक्शा चालक किसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि जैसे ई रिक्शा चालक लगातार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का साथ देता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब ई रिक्शा को अपनी तरफ लाने की कोशिश में लगी हुई है। आने वाला विधानसभा चुनाव ही तय करेगा कि आखिर ई रिक्शा वोटर किसकी तरफ जाता है। कैमरामैन कुलदीप राज के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। इटावा में चल रहे सैफई महोत्सव में आज की रात जहां एक ओर पूरी सरकार नजर आएगी, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के दर्जनों सितारे महोत्सव में थिरकते दिखेंगे। अब से बस कुछ ही देर बाद इटावा का छोटा सा गांव सैफई बंबई बन जाएगा। 26 दिसंबर से शुरू हुए इस आयोजन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन बॉलीवुड नाइट के नाम से मनाया जाता है। मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के बेटे रणबीर सिंह की स्मृति में मनाए जाने वाले सफाई महोत्सव के आखिरी दिन सफाई पूरी तरह से मुंबई बन जाता है। अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रहे कार्यक्रम में यादव परिवार के पूरे कुंबे के साथ सरकार के 1.5 दर्जन मंत्रियां नजर आएंगे। मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के आला अधिकारी भी बॉलीवुड नाइट का मजा लेने के लिए सफाई में मौजूद हैं। बॉलीवुड के कौन कौन से सितारे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, इसकी जानकारी महोत्सव कमेटी ने नहीं दी है, लेकिन ऋतिक रोशन, प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, अजय देवगन, मशहूर कोरियोग्राफर शामक डावर का आना लगभग तय है। कार्यक्रम में आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, सोनू सूद, परिणीति चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी के आने की भी संभावना है। करीब दर्जन भर बड़े कलाकारों के साथ 100 सह कलाकार सफाई में आज की रात मौजूद रहेंगे। महोत्सव में इतनी चकाचौंध को लेकर विपक्ष सरकार पर पहले भी सवाल उठा चुका है। बीजेपी ने तो पिछले साल इस आयोजन पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा भी किया था। इन सब से बेपरवाह यूपी सरकार एक बार फिर करोड़ों रुपए पानी की तरह इस आयोजन पर खर्च कर रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि महोत्सव की कमेटी इस पूरे खर्च का आयोजन करती है। 12 घंटे 12 रिपोर्टर के लिए कैमरामैन मुकेश मिश्रा के साथ राजवीर सिंह यादव, गुलिस्तान न्यूज, लखनऊ। रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। 19 जनवरी तक सरकार का गठन किया जाना लाजमी है
और अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति सामने नज़र नहीं आ रही है और कोई पार्टी क्लेम नहीं कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है और कोई ये भी नहीं कह रही है कि वो सरकार नहीं बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ने दावा किया था और दोनों को ही राज्यपाल ने बुलाया था, लेकिन अब दोनों ने ही अलग अलग रास्ता इख्तियार कर लिया है। लेकिन स्थिति यह है कि अभी भी संशय असमंजस बिल्कुल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर चल रही उठापटक अभी तक खत्म नहीं हो सकी। बीजेपी और पीडीपी में सरकार बनाने को लेकर गठबंधन की तस्वीर आज भी साफ नहीं हो सकी है। पिछले कुछ दिनों से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर चल रही बात आज भी पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ सकी, जिसे लेकर सियासत में नई सरकार के गठन की संभावनाओं पर अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को हर हालत में 19 जनवरी तक अपना दावा प्रस्तुत करना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सरकार के गठन की गुंजाइश पर अंधेरा छाता हुआ ही नजर आ रहा है। हालांकि हर एक सवाल को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और ये कहा कि ये एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, जो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वही मान्य होगा, वही हर एक व्यक्ति हर एक नेता को मान्य होगा। लेकिन ये स्थिति जो सामने आ रही है वो ये है कि कुछ दिन पहले हर एक दोनों ही पार्टीज ये क्लेम कर रही थी कि बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज दोनों ही दल इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि किसी तरह की सरकार बनाने को लेकर के बातचीत चल रही है। 12 घंटे 12 रिपोर्टर के लिए कैमरामैन दीपक के साथ विनोद, जम्मू से। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए 572 रनों का जवाब देने उतरी टीम इंडिया के लिए तीसरा दिन काफी शानदार रहा। टीम इंडिया के लिए लोकेश राहुल, जो कि अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, और कप्तान विराट कोहली दोनों ने ही शानदार शतक लगाए हैं। लोकेश राहुल, भारतीय क्रिकेट टीम ने सिडनी क्रिकेट मैदान पर जारी चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन गुरुवार को पहली पारी में 5 विकेट पर 342 रन बना लिए हैं। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन अपने कैरियर का दूसरा टेस्ट खेल रहे लोकेश राहुल और कप्तान कोहली के नाम रहा। इन दोनों खिलाड़ियों के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया मैच बचाने की स्थिति में पहुंच गई है। लोकेश राहुल ने जहां अपने दूसरे टेस्ट में ही 110 रन की उपयोगी पारी खेली, वहीं विराट कोहली 140 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। विराट का इस सीरीज में ये चौथा शतक है, जबकि कप्तान के तौर पर अपनी तीसरी पारी में विराट का ये तीसरा शतक है। ऑस्ट्रेलिया के 572 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 342 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया अभी भी ऑस्ट्रेलिया के बनाए रनों से 230 रन पीछे है, जबकि टीम इंडिया के पास 5 विकेट बाकी हैं। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि विराट कोहली अभी भी क्रीज पर जमे हुए हैं और टीम इंडिया को चौथे दिन यही उम्मीद होगी कि विराट कोहली ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए रनों के करीब टीम इंडिया को पहुंचा दें। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय के साथ हैदर हुसैनी, गुलिस्तान न्यूज़। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में स्वाइन फ्लू खतरनाक रूप लेता जा रहा है। स्वाइन फ्लू से दिल्ली में एक महिला और एक पुरुष की मौत के बाद प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। एनसीआर में भी अब स्वाइन फ्लू का प्रकोप देखा जा रहा है। दिल्ली में जहां एक महिला की स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से मौत हो गई है, तो वहीं नोएडा में भी एक पुरुष की मौत का मामला सामने आया है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि प्रशासन पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। नड्डा ने कहा कि स्वाइन फ्लू लाइलाज बीमारी नहीं है, इसीलिए जिस भी व्यक्ति में इस बीमारी के लक्षण नजर आए उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया जाए। वैसे पूरे एनसीआर में स्वाइन फ्लू के 8 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ 7 जनवरी तक स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 22 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि 2 मरीजों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को इस बीमारी से सचेत रहने के लिए अलर्ट कर दिया है। विधानसभा के अंदर अभी भी कोई भी विकास नजर नहीं दिख रहा। आसिम मोहम्मद की अगर देखें, अगर 5 साल के अंदर विकास अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के ओखला के मदनपुर खादर क्षेत्र में पानी की गंदगी देखने को हर जगह मिली। जो सरकार आती है बड़े बड़े वादे जरूर करती है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता और उसको ठंडे बस्ते में 5 साल के लिए डाल दिया जाता है।
नई सरकार से अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल बनवाने की उम्मीद है। वहाँ के लोगों में पानी घर घर मिले, ये आस लगाए लोग उम्मीद में जी रहे हैं। पूरे मदनपुर खादर में सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई भी सरकार आए, मदनपुर खादर का विकास जरूर करे। यहाँ पर सबकी परेशानियाँ अलग अलग हैं। किसी को रोड की समस्या है तो किसी को गली गली में नजर आते कूड़े की समस्या है, तो कहीं पानी भरा नजर आता है। चुनाव आने से पहले विकास दिखाना शुरू कर दिया जाता है। हकीकत तो ये है कि जनता से हर बार वायदे किए जाते हैं लेकिन अमल में नहीं लाए जाते। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसको जनता पसंद करके इस बार वोट देती है। अब जो सरकार आए उससे सिर्फ इतना ही चाहिए कि हमारी पानी की परेशानी को हल कर दे। घर घर में एमसीडी की सप्लाई का पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि अब तक जो भी सरकार आई है उसने वायदे अनेक किए हैं लेकिन किया कुछ नहीं। पानी की समस्या अभी तक देखने को मिल रही है। पूरा ओखला के अंदर अभी पानी का पूरी तरह से नहीं देखा और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसमें देखना होगा कि ये सरकार आने पर कितना लोगों को राहत दे सकती है और कितना राहत लोगों को मिल पाती है। कैमरामैन संजय के साथ खालिद मुस्तफ़ा, दिल्ली। विक्रोली पार्क साइड में फिर एक ऐसा कुकर्म का मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद में आपका दिल दहल जाएगा। एक 10 वर्षीय बालिका जिसके साथ में पिछले 6 महीने से उसका रिश्तेदार और उसके 2 दोस्त लगातार बलात्कार कर रहे थे। जी हाँ, यह इस बालिका की उम्र तकरीबन 10 साल बताई जाती है। मुंबई के उपनगर विक्रोली पार्क साइट सूर्यनगर में 10 वर्षीय बच्ची से गैंगरेप का घिनौना खेल पिछले 6 महीने से खेला जा रहा था। ताज्जुब की बात तो ये है कि गिरफ्तार 3 आरोपियों में से एक पीड़ित बच्ची का रिश्तेदार है। उसकी उम्र 42 वर्ष है, जबकि दूसरे 24 और 20 वर्ष के हैं। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले उसके रिश्तेदार 42 वर्षीय आरोपी ने ही बच्ची से बलात्कार किया था। उसके बाद उसने इस घिनौनी करतूत में उसके अपने दोनों साथियों को शामिल कर लिया। मासूम पिछले 6 महीनों से इसका जुल्म बर्दाश्त करती आ रही थी, लेकिन एक दिन जब उसके पेट में असहनीय दर्द होने लगा तो उसने उन वहशियों की पूरी करतूत अपनी मां को बता दी, जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल तीनों बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप रहने पर मजबूर करते थे। फिलहाल बच्ची को राजावड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस तीनों वहशी आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस पूरी वारदात को जब पुलिस के सामने लाया गया तो पुलिस को पता चला कि बच्ची के जब पेट में दर्द हुआ तब उसने अपनी मां को बताया और उसकी मां ने उसे विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। हालांकि आज वह रिश्तेदार और उसके दोनों दोस्त हिरासत में हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि समाज में ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोगों को क्या हकीकत में यह कानून सही उनके सजा दिला पाएगी या नहीं। कैमरामैन विकास गोरेगांवकर के साथ मैं आनंद मिश्र, 12 घंटे 12 रिपोर्टर। देश के अलग अलग जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई का मामला अब गर्माता जा रहा है, क्योंकि आज ही सुखबीर सिंह बादल जो कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और जो आश्वासन दिया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सजा खत्म होने के बावजूद कई सालों से देश की अलग अलग जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई को लेकर गुरुवार को पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान सुखदेव सिंह ढींढसा और अवतार सिंह मक्कड़ भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने सुखबीर को इस मामले में हल निकालने का आश्वासन दिया। सिख नेता गुरबख्श सिंह द्वारा जारी भूख हड़ताल के बाद ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। लोगों के बढ़ते विरोध के बाद अब सरकार ने अपने स्तर पर कोशिश करने की पहल की है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात को भी कई नजरियों से देखा जा रहा है कि आखिरकार इसमें क्या ऐसी बात उभरकर सामने आई है, क्या कैदियों की रिहाई होगी, यह सबसे बड़ा मसला है। दिल्ली से गुलिस्तान न्यूज के लिए प्रियंका चौधरी।